प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से बच्चों हम किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट खत्म कर चुके थे और लास्ट क्लास में हमने प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी को खत्म किया था। तो बच्चों ये है इसका 10वां भाग और इस 10वें भाग में आज अपन बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सब रेडी हो जाओ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ने के लिए। चलो देखते हैं आज के हमारे क्या है गोल। तो बच्चों ये है आज के हमारे गोल। दो ही छोटे छोटे से गोल हैं। एक हमें पढ़ना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9.11 यानी 9.11 प्रश्न हमें करना है ताकि इस टॉपिक की डेप्थ हमें समझ आए। ठीक है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी पे तो ऐसा सच कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि मैं इस क्लास में कराऊंगा तो वो मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि नहीं मिला मुझे एनसीईआरटी में, पर फिर भी मुझे और कहीं से मिलता है तो आपको आगे के लेसन्स में मैं वो जरूर से कराऊंगा। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी लिया है ताकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन के साथ। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों देखो सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यानी अधिकतम जो हमें आवर्धन मिल रहा था वो मिल रहा था बच्चों 1+d/f। हम सरल सूक्ष्मदर्शी से इससे ज्यादा आवर्धन नहीं निकाल सकते, मतलब ये इसका अधिकतम आवर्धन है। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो यार बहुत छोटी चीजों को देखना है। मेरे को तो यार ऐसे अणु परमाणु सेल्स ये सब देखना है और वो तो बहुत छोटे हैं और मतलब एक बहुत छोटे प्रकाश के स्रोत हैं और मुझे उनको देखना है। तो अब सरल सूक्ष्मदर्शी काम नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा? हमने बोला यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। तो बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने एक के बजाय दो लेंस यूज करे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि वस्तु बहुत छोटी है तो हम एक काम करते हैं, हम एक लेंस लेते हैं और वो लेंस क्या करेगा? उस वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना देगा और जो प्रतिबिंब हमें मिला है वो दूसरे के लिए वस्तु की तरह बिहेव करेगा। समझना बच्चों, हम यहां पर दो लेंस लेने वाले हैं। ये हमारा पहला लेंस होगा। इस लेंस का काम क्या है? इस लेंस का काम है सिर्फ और सिर्फ वो जो बहुत छोटी वस्तु है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उसका एक थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना देना। ठीक है ना? तो इसका काम क्या? सिर्फ वस्तु का थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाना, थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाना। जो प्रतिबिंब ये बनाएगी, जो प्रतिबिंब बनाएगी वो दूसरे लेंस के लिए जो कि थोड़ा बड़ा होगा, इस दूसरे लेंस के लिए ये जो भी प्रतिबिंब बनाएगी XYZ, अभी अपन देखते हैं। मान लो इसने जो प्रतिबिंब बनाया ऐसा उल्टा प्रतिबिंब बनाया, तो ये जो प्रतिबिंब इसने बनाया है अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, सारे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर ये जो भी प्रतिबिंब बना रहा है तो ये जिसने प्रतिबिंब बनाया है ये दूसरी जो लेंस हमारे पास होगा उसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? बिंब यानी वस्तु की तरह। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि दूसरा लेंस तो है लेकिन उस दूसरे लेंस के लिए वस्तु बहुत छोटी है। तो हमने क्या करा? हमने एक और लेंस लगाया और इस लेंस का काम क्या? उस वस्तु का बस एक थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना देना ताकि वो दूसरी वस्तु के लिए बस बिंब की तरह या दूसरे लेंस के लिए बिंब की तरह बिहेव कर सके। ठीक है ना? यानी इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब इसने बनाया है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बिंब की तरह यानी वस्तु की तरह। तो ये इसका और बड़ा प्रतिबिंब बना देगा, ये इसका बहुत बड़ा सारा प्रतिबिंब बनाएगा। अभी अपन देखेंगे ये डायग्राम में। आई होप कॉन्सेप्ट सबको समझ आया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दो लेंसेज लेने हैं। पहले लेंस का काम है उस बहुत छोटी वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना देना और दूसरे लेंस का काम क्या है कि भाई उस जो पहले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया ना उसको एज अ ऑब्जेक्ट ऐसा वस्तु ले, ऐसा बिंब ले और उसको और एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना दे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लॉजिक है। आई होप लॉजिक सबको समझ आया होगा क्योंकि लॉजिक मेन है। ठीक है, अब बच्चों जैसा मैंने आपको बताया हम दो लेंसेज यूज कर रहे हैं। पहला जो हम लेंस यूज करने वाले हैं बच्चों उसको अपन बोलते हैं, क्योंकि वो वस्तु की तरफ रखा हुआ होगा तो बच्चों उसका नाम होगा अभिदर्शक लेंस। इसको अपन बोलते हैं बच्चों अभिदर्शक लेंस। बच्चों अभिदर्शक लेंस का इंग्लिश में नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस।
इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदर्शक लेंस क्यों है? क्योंकि वस्तु की तरफ रखा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस पड़ गया। वस्तु की तरफ लगा हुआ है इसलिए अभिदर्शक लेंस पड़ गया। एक बच्चों दूसरा लेंस होता है जिसको बोलते हैं नेत्रिका या नेत्र लेंस। बच्चों नेत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं आई लेंस। इसका नाम आई लेंस क्यों पड़ा? क्योंकि आंखों की तरफ है, तो एक तो वस्तु की तरफ लेंस होगा और एक मेरी आंखों की तरफ लेंस होगा, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि वस्तु हमारी बहुत छोटी है, हम देख किसको रहे हैं? सेल को देख रहे हैं, मतलब कोशिकाओं को देख रहे हैं, अणु परमाणु को देख रहे हैं, तो वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब वो प्रकाश का स्रोत बहुत छोटा है। अब क्योंकि प्रकाश का स्रोत बहुत छोटा है और बहुत ही कम उत्सर्जित करेगा प्रकाश, तो हमें बहुत बड़ा लेंस भी नहीं चाहिए। तो जब अभिदर्शक लेंस हम यूज करते हैं बच्चों, ये छोटे फोकल लेंथ का होता है, ठीक है ना। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। इसकी फोकस दूरी बच्चों क्या होती है? छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वस्तु का स्रोत बहुत छोटा है। क्यों है छोटी? क्योंकि स्रोत जो है हमारा वो क्या है बच्चों? बहुत छोटा है, तो उससे आने वाला प्रकाश भी बहुत कम होगा, उससे आने वाला बहुत प्रकाश भी कम होगा। अब दूसरी तरफ जो नेत्रिका, जो मतलब मेरी आंखों की तरफ है, वो लेंस मैं बड़ा लूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो प्रतिबिंब पहले वाले ने बनाया उसकी एक बहुत बड़ी इमेज बने। तो बच्चों नेत्रिका जो होता है, इसकी फोकस दूरी जो होती है बच्चों बड़ी होती है, ज्यादा होती है। इसकी फोकस दूरी जो होती है बच्चों वो क्या होती है? बड़ी होती है या ज्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों दो तरीके के लेंस हम यहाँ यूज करने वाले हैं, एक है अभिदर्शक लेंस और बच्चों दूसरा हमारे पास नेत्रिका या जिसको अपन बोलते हैं आई लेंस, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों फोकस करते हैं इसके रे डायग्राम पे, तो बहुत ही अच्छे से अपने को समझना है और देखना है। तो मान लो बच्चों ये रेफरेंस लाइन मैंने आपकी जो है मुख्य अक्ष अपन ने ड्रॉ कर लिया है। यहां पे सबसे पहले बच्चों एक लेंस बनाएंगे। ये लेंस कौन सा है बच्चों? ये लेंस है हमारा अभिदर्शक लेंस, क्योंकि वस्तु की तरफ रखा हुआ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसके लिए जितने भी, जैसे फोकस दूरी ली तो FO लूंगा, वस्तु की दूरी ली तो UO लूंगा, प्रतिबिंब की दूरी ली तो VO लूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, ठीक है बच्चों। अब इस अभिदर्शक लेंस के सामने मान लो एक वस्तु रखी हुई है। देखो यहां पे वस्तु रखी है, ठीक है ना। मान लो ये वस्तु कितनी हमारी AB, ठीक। अब बच्चों वस्तु की इस लेंस से जो दूरी है बच्चों, इसकी जो इसका जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा यानी प्रकाशिक केंद्र होगा, उसको अपन नाम देंगे बच्चों OO। OO नाम क्यों दिया है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। इस वस्तु की इस प्रकाशिक केंद्र से दूरी है बच्चों, उसको अपन बोलेंगे UO। UO क्यों बोला? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है, हमारे अभिदर्शक लेंस से दूरी है बच्चों। अब इससे प्रकाश किरणें निकलेगी, निकली भाई। प्रकाश किरणें जब निकली तो इस तरीके से मुख्य फोकस से गुजरनी चाहिए, गुजार दी। तो इसका जो भी मुख्य फोकस होगा उसको अपन नाम क्या देंगे बच्चों? FO, क्योंकि वापस ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और इसकी इससे जो दूरी होगी बच्चों उसको नाम दे देंगे अपन FO, क्योंकि वापस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। एक प्रकाश किरण यहां से गुजारी बच्चों, एक दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? ऐसा कि हम सब जानते हैं O से। तो बच्चों यहां पे देखो इसने कहीं यहां प्रतिबिंब इसका बना दिया है, ठीक है। तो यानी हमें जो प्रतिबिंब मिल रहा है बच्चों वो कहां मिल रहा है? प्रतिबिंब हमें मिल रहा है यहां कहीं, ठीक है ना। इसने इसका थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना दिया, A', B' पे इसने इसका प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है ना। A', B' अपने प्रतिबिंब को नाम दे दिया है। अब बच्चों क्या करना है? ये जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट की तरह, वस्तु की तरह, ठीक है। तो दूसरे लेंस के लिए मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है दूसरे लेंस के लिए, वो कहां पर बना है बच्चों? उसके F और O के बीच में। अब देखो जो दूसरा लेंस हमारा होगा नेत्रिका, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह। अब सरल सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई वस्तु कहां रखी होनी चाहिए? उसके मुख्य फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी जो दूसरा लेंस होगा उसके मुख्य फोकस को बच्चों में नाम दे रहा हूं FE, वो यहां कहीं है। और जो दूसरा लेंस हम बना रहे हैं बच्चों, जो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसी कलर से बना देते हैं। देखो जो बड़ा बनेगा थोड़ा सा, ये इसका मुख्य फोकस है और बच्चों ये है इसका प्रकाशिक केंद्र, यानी O प्रकाशिक केंद्र है, E है, तो इसको नाम दे देंगे अपन OE।
तो बच्चों अब ये हो गया हमारे पास वस्तु आ गई, इसकी मुख्य फोकस और इसके प्रकाशन केंद्र के बीच में। तो लॉजिक आपको बस समझना है और कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायग्राम नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, चलो बच्चे तो डायग्राम में फंस जाते हैं इसके। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर प्रकाश गिरा, समझिएगा, अब इसके ऊपर प्रकाश गिरा। अब इस वस्तु से जो इसके प्रतिबिंब से जो इसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना है ये इसके लिए वस्तु की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जहां पर भी रखा है वो इसके लिए क्या हो गई बच्चों, वस्तु की दूरी, यानी जिसको अपन बोलेंगे यूई। यूई नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये आई लेंस से डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो बच्चों नाम है इसका नाम हो जाएगा हमारे पास एफ ई, क्योंकि ये हमारे पास वही आई लेंस है। ठीक है, अब नेत्रिका है। अब बच्चों इसका प्रतिबिंब बनाना अपने को, तो बच्चों देखो कैसे बनेगा, काम करते हैं हम येलो कलर ही ले लेते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो इस वस्तु से हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से लाइट हमेशा गुजारिएगा, और ये जो प्रकाश इसके ऊपर गिरा है ये भी आगे जाके मिलेगा इसके ऊपर इस तरीके से, क्योंकि हमें तो प्रतिबिंब मतलब बनाने से मतलब है, तो हमने प्रतिबिंब बना दिया। तो यहां कहीं इसकी तीनों की तीनों प्रकाश किरणें मिल रही है। ठीक है, और यहां हमारी कोई मानव नेत्र है, तो यहां हमारे पास बच्चों अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है यहां कहीं। तो देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इसको क्योंकि ए डैश बी डैश नाम दे दिया तो इसको ए डबल डैश बी डबल डैश नाम दे देंगे बच्चों। आई होप सबको डायग्राम समझ आया होगा। बस ध्यान रखिएगा जब भी इसका प्रतिबिंब बनाए तो एक प्रकाश किरण हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिएगा, तो दो इसके ऊपर गिरी है उसको आप सीधा सीधा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। तो ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब इस वस्तु के लिए यानी इस लेंस के लिए ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है, और दूसरे वाले लेंस के लिए ये बच्चों उसका क्या है, प्रतिबिंब बन गया। आई होप सबको इसमें यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे जो इसका प्रतिबिंब बना है इसको नाम क्या देंगे बच्चों, इसको नाम दे देंगे अपन VE। ठीक है, इसको नाम क्या दीजिए अपने V, क्योंकि ये नेत्रिका के लिए हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। तो लिख देते हैं सबसे पहले अपन लिखेंगे UO। UO क्या बच्चों, हमारे अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। VO क्या है बच्चों, अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों FO क्या है, इसमें अभिदर्शक लेंस का की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो ये तीन इसके लिए है, इसका नाम OOO सबस्क्रिप्ट में अपन ने क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए बस अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे ही बच्चों अगर मैं UE के बारे में बात करूंगा, FE के बारे में बात करूंगा या V के बारे में बात करूंगा तो सबस्क्रिप्ट में E क्यों लिखा है, क्योंकि ये आई लेंस है, यानी जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं नेत्रिका। ठीक है, तो NCERT में डालोगे तो भी आपको VE वगैरह ही मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इसका नाम आई लेंस है। ठीक है, तो बच्चों वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए अलग से, यहां लिख देता हूं मैं UE क्या है बच्चों, हमारी नेत्रिका की वस्तु से दूरी। बच्चों VE क्या है, हमारी नेत्रिका की प्रतिबिंब से दूरी। और FE क्या है हमारे पास, नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है ना, और नेत्रिका हमारा है कौन सा, ये हमारा नेत्रिका। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर्स और बच्चों ये है मेन डायग्राम। अब निकालना बच्चों इसका अपने को मैग्निफिकेशन यानी इसका आवर्धन। अब कैसे निकलेगा, तो बच्चों देखो पहले लेंस के लिए मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पहले देखो एक तो बहुत कंजेस्टेड हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात एक बार और बनाएंगे तो एक बार और अच्छे से समझ आएगा। देखो एक बार और मैं डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि मेन इसका डायग्राम ही है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक लेंस बना रहे हैं, यहाँ पे आप सबको पता है छोटा सा, हमने इसको अभिदर्शक लेंस नाम दिया। मैं सारे पैरामीटर्स को पहले जैसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
तो देखो सबसे पहले अपन वस्तु को रख देते हैं यहाँ पे। वस्तु को अपन ने बोला ए बी। वस्तु से प्रकाश निकल रहा है बच्चों, एक सीधा गया और ये इसकी मुख्य फोकस से गुजरेगा, और एक बच्चों इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, यहां इसने कहीं इसका प्रतिबिंब बना लिया है ए डैश बी डैश, और अब एक लेंस लगाएंगे सामने। ये थोड़ा बड़ा रहेगा, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, मस्त अच्छा सा दिखेगा। आप भी आराम से पूरे पूरे पेज में बनाना, कॉपी को टेढ़ा करके बनाना, अच्छे से बनाना, क्योंकि मार्क्स इस डायग्राम के होते मेन एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था, इसके ऊपर जो प्रकाश किरणें गिर रही है, एक तो इससे गिरा देंगे अपन और दो इससे। ठीक है, ये मिला दीजिएगा इस तरीके से, तो ये बन गया हमारा इसका प्रतिबिंब। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश, ये अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, देखो कितना बड़ा अच्छा सुंदर सा डायग्राम हमने बना दिया है। अब बच्चों इसमें इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने नाम दिया था वीई, इसको नाम दिया था अपन ने यूई। मैंने बोला था ये इसकी मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ने प्रकाशिक केंद्र के बीच में गिरेगी, ये ओई है हमारे पास। बच्चों यहां पर जो हमारा बिंदु है, ये क्या है, इसका मुख्य फोकस है, तो ये हमारे पास हो गया एफ ओ, ये हमारा ओ ओ, ये वस्तु की इससे दूरी हो गई हमारे पास यू ओ, और प्रतिबिंब की इससे दूरी हो गई हमारे पास वीई वी ओ वी ओ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, अब बच्चों अपने को क्या करना है, हमें निकालना है इसका मैग्निफिकेशन। तो अब देखो बहुत आसान है, ऐसा कुछ कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें इस लेंस का जो आवर्धन है वो पता है, अपने पिछले क्योंकि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसके लिए अपन आवर्धन पहले ही निकाल चुके हैं। तो बच्चों हमारी एनसीईआरटी ने दो आवर्धन निकाले हैं। पहला, जब प्रतिबिंब इसकी न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तो हम दो केसेस को लेके चलते हैं। हम पहला केस मान के क्या चलेंगे, केस नंबर 1 में हम क्या बोलेंगे, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है। केस नंबर 1 में अपन क्या लेके चलेंगे बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी मतलब डी पर, 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। ठीक है, डी पर हमें मिला है, यानी यहां पर जो v का मान है बच्चों वो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। बस इतना सा चेंज है और कुछ भी नहीं। v का मान बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, d। और आप सबको शायद पता होगा इस केस में जो दूसरा वाला लेंस है, इसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बच्चों होता है 1 + d/f। ये सबसे पहले ही मैंने लिखा था, जो अपन सरल सूक्ष्मदर्शी से लेकर आए। तो बच्चों इसका आवर्धन कितना आया, नेत्रिका का आवर्धन, नेत्रिका का आवर्धन। बच्चों नेत्रिका के आवर्धन को अपन लिख रहे हैं बच्चों m, और नीचे लिख देते हैं e, क्योंकि नेत्रिका का ही लेंस का है। तो बच्चों इसका आवर्धन कितना होता है, 1 + d/, और नीचे अपन fe क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, आई लेंस के लिए। और इसकी फोकस दूरी को अपन ने क्या बोला, fe, लिख देता हूं यहाँ पे fe। ठीक है, ये हमने fe लिख दिया। अब निकालना बच्चों इस लेंस का मैग्निफिकेशन, मेन तो इसका है। क्यों निकाल रहा हूं मैं इसका मैग्निफिकेशन, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में होते हैं यानी संयोजन में होते हैं, तो जो कुल आवर्धन होता है वो उनके आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैंने आपको लेंस संयोजन में पढ़ाया था। तो इसका आवर्धन तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बच्चों इसका आवर्धन और दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा जो मैंने बोला, लॉजिक यही है इसके पीछे। तो बच्चों अब अपन निकालने वाले हैं इस अभिदर्शक लेंस का आवर्धन। तो लिखते हैं अभिदर्शक लेंस का आवर्धन, अभिदर्शक लेंस का आवर्धन। ठीक है, इसको बच्चों लिख रहे हैं अपन MO से, ये अपने को निकालना है। अब देखो बच्चों आवर्धन क्या होता है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश और बिंब बना है हमारे पास ए बी, यानी इसका आवर्धन क्या होगा बच्चों हमारे पास, इसका आवर्धन होगा हमारे पास ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यही हमें मेन निकालना। अब ये निकलेगा कहां से, ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो बच्चों देखो इसमें जो अपन यूज करने वाले रूल वो यूज करेंगे हमारे समरूपता का। अच्छा देखो अगर ये कोण अगर अल्फा है तो बच्चों ये कोण भी कितना होगा हमारे पास, अल्फा ही होगा, ठीक है। या फिर दूसरा, चलो एक और दूसरा लेते हैं, वो आसान रहेगा थोड़ा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसकी बजाय अपन दूसरा लेते हैं एक। देखो बच्चों अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा। देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे बच्चों। पहला त्रिभुज हमारे पास होगा, अच्छा इसको अपन ने नाम नहीं दिया, इसको नाम दे देते हैं, चलो क्या नाम दे इसको, नाम दे देते हैं इसको चलो एम। तो बच्चों देखो एम ओ डैश और ये एफ ओ, जो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, कौन सा कलर हमने यूज नहीं करा है, ब्लू, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, और इसी का भाई बच्चों उल्टा ये रहा, ये देखो ये दो त्रिभुज मैं लेने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अपन करते हैं समरूप। तो अपन बोल देते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज अपने को समरूपता बतानी नहीं है, बस लिखनी है। त्रिभुज एम ओ ओ एफ ओ समरूप है त्रिभुज किसके, अब देखो यहाँ पे एम ओ ओ से स्टार्ट करा तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा बच्चों, एम से स्टार्ट करा तो यहाँ पे स्टार्ट होगा बी डैश ए डैश एफ ओ से, ठीक है ना। आप सबको पता है समरूपता में ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे हुआ है समरूप, ये एक 90 डिग्री का कोण हो गया और ये एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो लिख दो पर उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो अगर दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूं बच्चों एम ओ अपॉन ए बी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, ये अपॉन ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये वाली दूरी जो है हमारे पास ओ अपॉन ओ एफ ओ अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा ए डैश एफ ओ, ठीक है, ए डैश एफ ओ, बिल्कुल। तो देखो दिस ये वाला अपॉन ये वाला बराबर ये वाला अपॉन ये बड़ा वाला। अब हमें तो मेन तो यहाँ पे ए बी चाहिए था, यहाँ पे तो ये एम ओ मिल रहा है। तो बच्चों एक चीज नोटिस करो, ये एम ओ एक्चुअली ए बी के बराबर ही तो है, यानी हम एम ओ को ए बी के बराबर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसको रख लेते हैं, पीछे चलते हैं, इसको थोड़ा पीछे करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था एम ओ अपॉन ए बी ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ ओ अपॉन ए डैश एफ ओ। जैसा मैंने आपको बोला इस एम ओ को अपन ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कैसे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। देखिएगा बच्चों अब बात आती है हमारे पास ओ एफ ओ के बारे में, यानी ये ओ एफ ओ है बच्चों, ये दिख रहा है क्या है हमारा, ये ओ एफ ओ, ये रहा, ये इसकी एक्चुअली फोकस दूरी है, यानी ये हमारे पास क्या है, एफ ओ है, यानी इसकी जगह अपन रख सकते हैं बच्चों क्या, एफ ओ। तो बच्चों इसको लिख देते हैं अपन एफ ओ। और बच्चों जो नीचे दिख रहा है आपको ये रहा, दूसरा देखिए हमारे पास ए डैश एफ ओ, ये रहा बच्चों। ये जो ए डैश एफ ओ आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये आप कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं एल। हमारी एनसीईआरटी वालों ने इनको लिखा है बच्चों एल, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है एनसीईआरटी वालों ने इसको बोला है एल, तो हम भी वही बोल देते हैं, ठीक है। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो एनसीईआरटी ने लिखा मैं आपको बता देता हूं। ये जो इसने दूरी बताई है ना एफ ओ की ए डैश से, जो हमें एनसीईआरटी वालों ने बोली वो एल लेने के लिए बोले, तो हम भी एल ही यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको दिख रही है कि आप ये कैसे निकालोगे, आप वीओ में से एफओ को माइनस कर दोगे, सिंपल। आप वीओ में से इस पूरे में से एफओ को माइनस कर दोगे, पर एनसीईआरटी वालों ने इसको एल बोला है तो मैं इसको एल ही बोल देते हैं। आई होप सबको यहां तक समझ आया होगा। तो बच्चों हमारे पास इस ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान आ गया है, लेकिन हमें तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी चाहिए, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो पीछे देखो बच्चों यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ एल अपॉन एफ ओ। ये रहा, कहां गया, ये रहा, ठीक है ना, उल्टा करके लिखा है क्योंकि हमें ए डैश बी डैश चाहिए था। तो बच्चों इस
जो हमारा दूरदर्शी जो हमने अभी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ठीक है, वो हमारे पास कितनी हो गई? m बराबर MO ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक लेंस के लिए गुणा ME हमारे आई लेंस यानी नेत्रिका के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास आया हमारे पास L बटा FO और ये हमारे पास आ गया 1 प्लस D बटा FE। तो ये हमारे पास आवर्धन आ गया। कब का आवर्धन है ये? जब हमारा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है बच्चों, दूसरा केस क्या है वो देखते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम बोल रहे हैं कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? अनंत पर। तो हम बोल रहे हैं अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? अनंत पर। अनंत पर ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, पहले डायग्राम देखते हैं फटाफट से। तो देखो ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमने पहला लेंस बनाया, वस्तु को यहां रखा, एक प्रकाश किरण को सीधा डाला, एक को इस O से पास करवाया, ये देखो ये बन गया हमारा आराम से सिंपल सा फिगर। तो बच्चों इस बार कोशिश क्या रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो इसका मतलब जो पहला लेंस है वो प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा? दूसरे लेंस के मुख्य फोकस पर। कंडीशन क्या है भाई? अंतिम प्रतिबिंब कब बना पाएगा अनंत पर? जब इसके अंदर वस्तु कहां पर रखी हो? इसके मुख्य फोकस पर। तो हम बोलेंगे कि जहां प्रतिबिंब बना है ना, जहां प्रतिबिंब बना है, जिसको अपन बोल रहे हैं, इसको AB बोला अपन ने, इसको A' B' बोला, वो कहां पर है? वो है FE पर। ये तो हमारा FO है ही। तो यानी वो दूसरे लेंस के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना के बैठा है। बच्चों ये लॉजिक है बस, बाकी कुछ नहीं है। जैसा हम हमेशा से करते आए वैसे हमें करना है। तो ये डाल दी इसके ऊपर लाइट। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको बोला इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर जाएगा, तो इसको अनंत पर ले जाओ आप। ठीक है, अपन ने अनंत पर भेज दिया, ये अनंत पर जाके बनता रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया होगा। यानी कुल मिला के जो वस्तु की दूरी है दूसरे के लिए, दूसरे लेंस के लिए, वो कितनी पर है? उसके FE पर। और बच्चों आई गेस आप सबको पता होगा, हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था कि इसका मैग्निफिकेशन जो है इस केस में ME बोल रहे हैं इसको, वो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? वो हमारे पास हो जाएगा D/FE। ये इसका न्यूनतम होता है, इसका न्यूनतम मैग्निफिकेशन होता है, न्यूनतम आवर्धन होता है। और MO का मान चेंज नहीं करेंगे, हम MO को वही लिखेंगे L/FE। तो बच्चों इस केस में मैग्निफिकेशन मिलेगा MO × ME, यानी बराबर हो गया हमारे पास L/FE और गुणा D बटा, ये हमने FO लिखने की जगह FE लिख दिया इसको। चलो इसको करेक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए था, मतलब हमारे अभिदृश्यक लेंस के लिए था, इसलिए FO आएगा। हमने पहले भी लिखा है, वही का वही लिखा है, कॉपी। देखो ये रहा, मैं पीछे बता देता हूं कहां गया, ये रहा। ठीक है ना, इसको हमने चेंज नहीं करा। हाँ, ये पीछे वाली जो टर्म है वो D/FE बन जाएगी, बस इतना सा चेंज है। ठीक है, बस ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। तो ये दो केसेस हमारी NCERT वालों ने हमको दिए हैं। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं कि भाई कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ अपने को डील करनी है। तो देख लेते हैं, हमारा बुक का क्वेश्चन है 9.11। पहले तो आप खुद पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए कि आप लोगों से होता है या नहीं होता है, फिर उसके बाद आप लोग आगे प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, चलिए। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस। अब क्योंकि इसने अभिदृश्यक लेंस बोल दिया बच्चों, तो अभिदृश्यक लेंस कौन होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो FO हमें दे रखा है पहले वाले के लिए, कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद नेत्रिका के लिए हमें दे रखा है अभिदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर नेत्रिका के लिए, यानी FE का मान हो गया हमारे पास 6.25। ठीक है,
इसके बाद इसने बोला है एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ये लगे नहीं रखे आएगा बच्चों। तो देखो एक रफ फिगर ड्रॉ करके अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसे सीन है ना, एक रफ फिगर अगर हम ड्रॉ कर लेते तो अपने को आइडिया हो जाता है। तो ये हमें बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, ऐसा इसने बोल दिया। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को 15 सेंटीमीटर बोला। किसी बिंब को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखें, अभिदर्शक मतलब इस लेंस से कितनी दूरी पर रखूं, ये बोल रहा है कितनी दूरी पर रखना चाहिए इस वस्तु को, यानी हमसे पूछ रहा है बच्चों ये UO का मान कितनी दूरी पर रखना चाहिए, ताकि अंतिम प्रतिबिंब पहला स्पष्ट दर्शन यानी अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। यानी हम चाहते हैं पहला केस जो अपन ने पढ़ा था, यानी अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनना चाहिए, ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा ये कहां बनाएगा, खुद से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमें चाहते हैं। तो उस केस में UO का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। और अंतिम प्रतिबिंब जो अनंत पर बने, और दोनों ही केसेस में आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है। पहले वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो बच्चों देखो इस वाले का तो हमें पता है 1 + d/f e करके हमें इसका तो आवर्धन मिल जाएगा, इसका आवर्धन हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आवर्धन का सिंपल सा सूत्र होता है, यानी पहले तो मैं लिख देता हूं m किसके बराबर होगा हमारे पास, MO × ME। इसमें बच्चों ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है H'/H, और हमने पहले ही पढ़ा है लेंस में H'/H किसके बराबर होता है बच्चों, V/U के, पढ़ा है ना। तो बच्चों इसके लिए आवर्धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VO/UO, सिंपल। और इसके लिए अपन ने अभी पढ़ा 1 + d/Fe, जो हमने फॉर्मूला निकाला है उससे नहीं जा रहे हैं अपन सिंपल बेसिक लॉजिक से चल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं अपन उसके फॉर्मूले का यूज करें, उसका भी कर सकते हो, पर अच्छा तो आप खुद से ही निकालो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, VO और UO। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले तो आप समझे कि हमारे को पता तो है फोकस दूरी कितनी है, हमें यह भी पता है कि दूसरा वाला जो लेंस है वो कितने सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाएगा। अगर मुझे पता चल जाए कि पहले वाले लेंस ने प्रतिबिंब कहां बनाया है तो मैं आराम से UO भी निकाल सकता हूं। अब लेकिन इसके लिए मुझे पता होना चाहिए VO, और VO मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मेरे को UE पता चल जाए, क्योंकि बच्चों VO + UE का मान हमें कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे बच्चों UE। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 25 सेंटीमीटर हमें दे रखा है बच्चों, ये हमारे पास VE है, मतलब हमारे आई वाला जो लेंस था, नेत्रिका जो था, उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी, तो हमें VE पता है 25 सेंटीमीटर। हमें इसका फोकस भी पता है, देखो ये रहा, हमें ये भी पता है इसका फोकस क्या है, हमें ये भी पता है इसका VE क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें इसका UE निकालना है। तो हम लेंस के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम यूज कर रहे हैं नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए UE के मान की गणना कर रहे हैं। ठीक है, मान की गणना। अब बच्चों एक बात समझना, यहां पे साइन कन्वेक्शन अपने को यूज करना है, ध्यान रखना। तो बच्चों अब अपने को यहाँ पे साइन कन्वेक्शन यानी हमारा जो चिन्ह परिपाटी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो पीछे आते हैं, हाँ देखो UE नेगेटिव आ रहा है, आना चाहिए, V नेगेटिव आ रहा है, आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को V नेगेटिव लेना है, UE नेगेटिव आना चाहिए, और हमें क्या पता है इसकी फोकस दूरी तो नेगेटिव लेते नहीं अपन, तो फोकस दूरी को कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव, और V को कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव, और UE कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, है ना। हमने इतना तो कर लिया। UE देखो हमें नहीं पता, हमें पता है लेकिन नेगेटिव आएगा। V हमारा कितना आ रहा है बच्चों, -25 सेंटीमीटर, और अपन FE कितना लेंगे, 6.25 सेंटीमीटर। 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। हमें निकालना क्या बच्चों, UE, तो इसको इधर इसको ले जाओ। तो बच्चों देखो कितना आया, 1/UE बराबर 1/VE माइनस 1/FE। अब मान रख दीजिए, माइनस का 25 माइनस का 1/6.25, जो पॉइंट हटाओ ऊपर आ जाएगा 100, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। देखो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गई। ये माइनस का 1/25, माइनस का 4/25, सॉल्व करोगे माइनस का 5/25। ठीक है, सॉल्व किया, देखो 5 बार कैंसिल हो गया है,
यानी यूई का मान हमें मिल गया बच्चों माइनस का 5 सेंटीमीटर, मिलना भी माइनस चाहिए था, मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल दूरी 15 सेंटीमीटर थी, इसमें से यूई का मान हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया है, यानी वीओ का मान बच्चों कितना हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये हमें समझ आया कि वीओ का मान कितना आएगा 15 माइनस 5 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था हमें तो यू है उससे मतलब है, तो यूओ हम निकालने वाले हैं। एफ ओ हमें ऑलरेडी पता है, एफ ओ में कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही लेंगे। और देखो क्योंकि हमारा वीओ राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम 1/यूओ किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ऊपर वाले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1/वीओ माइनस 1/एफओ, बस ओ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास हो गया 1/10 माइनस का 1/2, एलसीएम आ जाएगा बच्चों इसका 10, 1 माइनस 5, सॉल्व करोगे तो माइनस का 4/10। ठीक है, तो बच्चों यूओ का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस का 10/4, सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी बच्चों यूओ का मान हमारे पास आया 2.5। नेगेटिव तो आना ही था, ऑब्वियस ही बात है। तो हमारे पास यूओ का मान जो हमें चाहिए था, इसने क्वेश्चन में मांगा था कि वस्तु कहां पे रखनी चाहिए हमें, तो वस्तु में रखनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर पर। आवर्धन भी पूछा है, आवर्धन के लिए सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो देखो आवर्धन हमने निकाला वीओ, वीओ कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, साइन को भूल जाओ बच्चों, साइन वाइन नहीं लेना अपने को, अपॉन ये हमारे पास आया 2.5, अंदर आ रहा है 1 प्लस, मैं बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, डी का मान हमारे पास कितना है 25, और एफ ई का मान देखो कितना हमारे पास, एफ ई का मान है 6.25। बच्चों बस इसको सॉल्व करना अपने को, ये पॉइंट हटाया 100 आ गया, 25 चौक तो हो गया 100, बच्चों ये पॉइंट हटाओगे ऊपर आ जाएगा 2500, 25 से कम 25, 100 बार कैंसिल हो गया, और ये 25 बार कैंसिल, 25 चौक 100 हो गया, ये आ गया 4 और अंदर आ गया 5, यानी आवर्धन आ गया बच्चों हमारा 20। देखो पहला वाला प्रश्न तो हमारा आराम से हो गया। बच्चों सेकंड वाले केस में आपको पता है, उसने सेकंड वाले केस में पार्ट 2 में बोला है हमें अंतिम प्रतिबिंब कहां चाहिए, अनंत पर चाहिए, यानी समझना अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब मिलेगा, जब बस ये जो प्रतिबिंब बना रहा है, ये कहां रख रहा है मैं वस्तु में पता नहीं, इसने जो प्रतिबिंब बनाया है वो इसके मुख्य फोकस पर जाकर गिरे, यानी ये क्या होना चाहिए उसका एफ ई, ये आई लेंस होता है हमारा, यानी नेत्रिका, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो एफ ई पर गिरना चाहिए। यानी इस बार हमें ये तो पता है, ये तो क्लिक है, हमें डायरेक्ट पता है कि वी का मान किसके बराबर होगा एफ ई के। तो देखो पहले हमें निकालना पड़ रहा था, अब निकालना नहीं है, इस बार हमारे पास यूई का मान कंफर्म है, हमें कितना आएगा, यूई का मान 6.25 ही आएगा। ठीक है, तो पहले वाला केस ही बस, ये कैलकुलेशन हमारी बच गई। बच्चों यहां पे अब सबसे पहले अपन निकालेंगे वीओ का मान, तो बच्चों वीओ का मान देखो कितना आएगा, वीओ का मान आ गया हमारे पास 15 माइनस 6.25, बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.75, ये हमारे पास वीओ का मान आ गया। और ये जो वीओ का मान है बच्चों, क्योंकि राइट में बन रहा है तो धनात्मक ही आना चाहिए। हमारे पास हमें एफओ पता है, एफओ कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, यूओ निकालना है। ठीक है, वैसे जैसे पहले किया था बिल्कुल कॉपी है, कुछ भी अलग नहीं है। 1/यूओ किसके इक्वल है, 1/वीओ माइनस 1/एफओ, तो वीओ कितना है हमारे पास 8.75 बच्चों, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, पहले लगा रहा हूं मैं, माइनस 1/2, तो ये 25 चौक 100 हो गया, 25 दिया 75 हो गया बच्चों, 12 बच्चा, 25 पंजे 125, यानी आया 4/35 माइनस 1/2। बच्चों एलसीएम लो 70 आएगा, 35 दूनी 70 और 2 चौक हो गया 8, माइनस 2 से 70 को काटोगे बच्चों आएगा 35, यानी इसमें मान आ रहा है हमारे पास, अटपटा सा मान आ रहा है इस बार कुछ, माइनस का 27/70, यानी इस बार यूओ का मान हमें बहुत ही अजीब सा मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 70/27। ठीक है, और ये शायद किसी से कटता भी नहीं है, तो हम लगभग काट देते हैं। 27 दूनी देखो 54, और नेगेटिव तो आ ही रहा है, 27 दूनी हो गया हमारे पास 54। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें 16 बचेगा, 160 हो गया,
तो 3 पंजे 15, लगभग 2.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, लगभग उतना ही आ रहा है जितना पहले था। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो ठीक है, बाकी हमारा आएगा इतना ही लगभग। चलो, तो ये हमारा यूओ का मान आ गया। वीओ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा। कहां गया हमारा वीओ, ये रहा। आपको इस बार पता है, इस बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? अरे थैंक यू की स्लाइड कैसे आ गई? चलो यहां लिख देते हैं। मैग्निफिकेशन हमारे पास इस बार कितना होगा बच्चों? इस बार होगा हमारे पास वीओ अपॉन यूओ गुणा डी अपॉन एफ ई। ठीक है ना, इस बार 1 नहीं आता। तो वीओ का मान कितना बच्चों? 8.75, नीचे आ रहा है बच्चों 2.5, डी का मान है 25 और एफ ई का मान हमारे पास कितना था इस केस में? एफ ई का मान था हमारे पास 6.25। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को देखो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा अपन ने। इसको सॉल्व करने पे 4 आ रहा था, हमें पता है। इसको सॉल्व करने पे कितना था? 4। ये देखो, ये एक पॉइंट से एक पॉइंट तो गया, एक जीरो और आ जाएगा। 25 एकम 25 और ये हमारे पास कैंसिल हुआ था 35 बार। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3.5 और गुणा 4, तो 35 दूनी 70 और 70 70 हो गया 140, मतलब लगभग 14 के आसपास इसका मैग्निफिकेशन आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हमने लगभग 2.5 के आसपास ही आंसर लिया है। तो आई होप सबको बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी कि न्यूमेरिकल हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बस आप तो मैं कह रहा हूं जनरल जो चीज है वो याद रखिए। कहीं पे आपको ऐसा नहीं करना कि फॉर्मूला रट्टा मारना है या उसके अकॉर्डिंग करना है, बस ब्रेन का यूज कर लीजिए, आराम से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 4-5 मार्क्स में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आई होप सबको न्यूमेरिकल समझ आया होगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको जैसे सबको पता ही होगा कि हमने हमारा क्लास 12th का पेड बैच जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग से होंगी। इसके अलावा जो मतलब हमारे पास स्क्रीम वाले बच्चे होंगे जिसको जेई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की, एनडी की करनी है, उनके लिए स्पेशल अलग से क्वेश्चन हम वहां पे कराने वाले हैं। और हमने एक व्हाट्सएप का हमारा एक ग्रुप बना रखा है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो उस पेड बैच के लिए जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के थैंक यू, बाय बाय।